हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यार क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है गाइस? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यार इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। प्रायर नॉलेज की क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हम लोग वो चीज पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि गाइस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो रूल्स होते हैं ना, डोमेन रेंज वगैरह, क्लास 11th में बेसिक, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। और फॉर्मूलाज तो आपको याद होने ही चाहिए। तो जो फॉर्मूलाज की शीट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उससे बाहर कोई भी फॉर्मूला मैं यूज नहीं करने जा रहा हूं 12th क्लास में, वही है जो है, ठीक है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं, पहले इस चैप्टर के नेचर की बात करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर के नेचर की बात करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यार ये उन बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को नहीं पढ़ते। सही सुना आपने, जो बच्चे इसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना गाइस, फॉर्मूला रट लिया, समझा नहीं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन जो बच्चे इसको पढ़ते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, थोड़ा सा समझ के, अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसे अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझना पड़ता है ये क्या है, कहां से आया, उसके बाद तो चैप्टर फ्लुएंट चलेगा। अच्छा, दूसरी बात एक और, इस चैप्टर में यार डोमेन रेंज का बहुत पंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको डोमेन रेंज की सेटलमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डोमेन रेंज का पंगा है, जो सेटलमेंट का पंगा है, ये एकेडमिक्स के स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला है। आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल फ्लुएंट चलने वाला है, आपको डोमेन रेंज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। वो तो अभी बात करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव में ज्यादा जरूरत पड़ती है, चेक करना पड़ता है बार बार कि कहां से कहां तक वैल्यूज जा रही हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, वैसे तो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, ढंग से पढ़ना। चलो फिर बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस समझते हैं, पहले इसका बेस बनाते हैं यार। बेस मैं जरूर बनाता हूं चैप्टर का, समझना जरूरी है। नाम ये है तो क्यों है, कैसे आया, क्या चीज है, वो चीज समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या मीनिंग है, कि हम कहीं ना कहीं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं। 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 11th में भी पढ़ी, 12th में भी आपको एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना पड़ेगा, और हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो यूज करने ही पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से समझ जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। जिन बच्चों को नहीं आती है थोड़ी सी रिवाइज कर लो, और अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वो देख लेना, काफी काम हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड हटा दूं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये किसी फंक्शन के इनवर्स की स्टडी है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, उनके इनवर्स एग्जिस्ट तो नहीं करते, पहली बात, नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन हम लोग अगर कंडीशंस को कर्टेल कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, कुछ हम रेस्ट्रिक्शंस लगा दें उनकी डोमेन, कोडोमेन रेंज पर, तो वो इन्वर्टिबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की स्टडी करनी है। आप लोगों का इस कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए, वो क्या है, ध्यान से एक बार सुन लो। किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी है। सही बात है, 1 और ऑन टू उस फंक्शन का होना जरूरी है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मेन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या क्या फर्क आएगा। मेन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन आपस में कैसे होते हैं, एक्स और वाई का रोल पलट जाता है। यानी कि जो मेन फंक्शन की डोमेन है, वो जो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है उसकी रेंज बन जाती है, और जो मेन फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है, ठीक है गाइस। तो ये बेस आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन वैल्यूज और कोस वैल्यूज -1 to 1 के बीच में रहती हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे का देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फिलहाल हम साइन फंक्शन की स्टडी कर लेते हैं, बाकी सारे फंक्शंस भी सिमिलर नोट पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम एक की सिंगल बहुत डीप में स्टडी कर लेते हैं, एक सिंगल फंक्शन की, साइन फंक्शन की, और सिमिलर पैटर्न पर बाकी चीजें भी वैसे ही आती हैं। वो लोग अगर आप पर्सनली वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो चीजें फिर डायरेक्टली लिख दूंगा। लेकिन एक हम अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छे से क्या समझना है, आप लोगों को पता है गाइस साइन फंक्शन के बारे में। साइन फंक्शन कैसे डिफाइन होता है,
साइन एक्स इस तरह से डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स सच दैट किससे किसमें इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है इसकी रियल नंबर्स, और जो रेंज आती है वो क्या आती है, या फिर कोडोमेन बोलूं, -1 to 1। आप लोगों को ये बात पता है गाइस, ठीक है। साइन फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, r से -1 to 1, ठीक है। यहां पर एफ एक्स लिख देते हैं फिलहाल, एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, या फिर एक्स भी नहीं आता है शायद, फंक्शन डिफाइन करते हुए ऐसे लिखते हैं ना, एफ आर टू आर, जहां पर एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसका एक ग्राफ भी होता है, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, इसका कुछ इस तरह का होता है। किस तरह का गाइस, इस तरह का। इस वीडियो में सिर्फ बेस बनाना है हम लोगों को, सीखना है क्या होता है इनवर्स। तो इस तरह का सीन होता है कुछ, और अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो ये हो गया आपका -1 वैल्यू, और ये हो गई +1, और इस तरह से आपकी चीज़ें चलती हैं साइन फंक्शन की। ये इन्फिनिटी तक इस तरह से ही चलता रहता है। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक का मतलब थोड़ी वैल्यूज़ के बाद अपना जो आंसर है वो रिपीट करता है ये, और इधर भी इस तरह से ही चलता रहता है गाइज, कुछ इस तरह का सीन होता है इसका, ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है इसकी, -1 to 1 के बीच में, ठीक है, -1 to 1 के बीच में। यानी कि अगर मैं ये लाइन खींच दूं इस तरह की, ये टच होता है यहां पर, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं ग्राफ। ठीक है भाई, तो फिलहाल समझने की कोशिश करो। ग्राफ थोड़ा सा आप अपने माइंड में देखना, कुछ गलती हो सकती है बिकॉज ये हाथ से बना रहा हूं मैं, ये पूरा सिमेट्रिक नहीं है। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये 0 होती है, ठीक है। ये क्या होती है गाइस, ये वैल्यू होती है आपकी π/2। ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है ये मिड वाली, ये होती है आपकी -π/2, ठीक है। और ये क्या होती है, पाई। अब आप लोग समझने की बात समझो। समझने की क्या बात है, समझने की बात यह है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। पहली बात तो समझने की बात यह है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक y के लिए 2 x की वैल्यूज ना हो। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, सही बात है। अब अगर मैं बात करूं साइन पाई क्या होता है, या फिर साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। तो क्लियरली कह सकता हूं मैं कि 4y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 भी है, x इक्वल्स टू पाई भी है, और भी बहुत सारे आएंगे 2 पाई 3 पाई, लेकिन फिलहाल 2 से हमारा काम चल जाएगा। सो fx इज नॉट 1 1। क्लियर बात है, fx 1 1 तो नहीं है। आप देख सकते हो एक y के लिए 2x है, तो fx 1 1 नहीं है। अगर fx 1 1 नहीं है, अगर fx 1 1 नहीं है, तो क्या मैं उसका इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको पता है इन्वर्टिबल होने के लिए दोनों कंडीशन जरूरी हैं, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये तो 1 1 ही नहीं है, तो इनवर्स डिफाइन होने का कोई पंगा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इनवर्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। तो हमने क्या करा, अगर हम इसकी डोमेन यानी कि इसकी x की वैल्यूज को ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दें कि वैल्यूज रिपीट ना हो। यानी कि आप लोग देखो वैल्यू रिपीट हो कहां रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है यहां से। अगर मैं शुरू करूं, चलो यहां से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करा, यहीं से, पीछे का नहीं पता, तो यहां पर वैल्यू यूनिक, यहां पर यूनिक, यहां पर यूनिक, आगे यूनिक, यहां भी यूनिक। अब देखो जब ये बीच का पार हुआ ना गाइज, π/2 पार हुआ जब, तो वैल्यूज रिपीट होने लगी। जो वैल्यू π/2 जस्ट राइट में वैल्यू है, यानी कि π/2 के जस्ट राइट में ये वाली वैल्यू, और π/2 के जस्ट लेफ्ट में ये वाली वैल्यू, दिस वन। क्या इन दोनों x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम है? अगर मैं बात करूं इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए, तो क्या इन दोनों x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक ही है? तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है।
हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हमें इसकी डोमेन को इस तरह से एडजस्ट करना होगा जिससे कि हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू यूनिक आए, ये फंक्शन 1 1 बन जाए, ऑन टू बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसकी डोमेन को कर्टेल करने जा रहा हूं। डोमेन कर्टेल करने का मतलब है कि ये पूरे आर में डिफाइंड है ना, मुझे पता है ये पूरे आर में डिफाइंड है, लेकिन मैं इसे ऐसे पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन करने जा रहा हूं जिस इंटरवल में x की वैल्यू कोई भी डालो फंक्शन 1 1 भी आएगा और ऑन टू भी आएगा, यानी कि साइन की कोई भी वैल्यू डालोगे आप x की तो जो y की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। अब वो इंटरवल क्या हो सकता है, आपको पता है एक लूप तो नहीं ले सकते, यानी कि 0 से पाई लोगे तो रिपीट होना तय है। हम लोगों को चाहिए होगा कुछ इस तरह का सीन, यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसा या फिर इस तरह का जहां पर रिपीटिशन ना हो। 1 1 पता लगाने के लिए पता क्या फंडा है, आप y एक्सिस पर x के पैरेलल लाइन खींचो, ये ऐसे है ना, आप अगर इस तरह से लाइन खींचो x के पैरेलल और आपका ग्राफ इस लाइन को एक से ज्यादा जगह कट करता है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। ठीक है, अगर वो एक ही जगह पर कट कर रहा है ग्राफ इसे, अगर कुछ इस तरह का ग्राफ हो, अभी तक तो ये 1 1 है, लेकिन अगर ये नीचे चला गया ना गाइस, यहां अब ये 2 जगह कट कर रहा है, यहां पर भी, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसकी डोमेन को इस तरह से सेट करने जा रहे हैं जिससे कि ये इन्वर्टिबल हो जाए, यानी कि हम यहां पर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन की, ताकि हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकें। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन्वर्टिबल नहीं होते, हम लोग खुद उसे इन्वर्टिबल बनाएंगे डोमेन और कोडोमेन को एडजस्ट करके। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं बात करूं देखो इस ब्रांच की, इसको मिटो देते हैं फिलहाल, ध्यान से समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसके बाद चैप्टर फ्लुएंट चलेगा, ये समझाना जरूरी है आप लोगों को। यहां से अगर मैं शुरू करूं, ठीक है गाइस, मैं कोई और कलर का मार्कर ले लेता हूं, यहां से अगर मैं शुरू करूं, देखो यहां से ये पोर्शन और यहां तक मैंने इतना पोर्शन कंसीडर करा, इतने पोर्शन में यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक। आप लोग ध्यान से देखो, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू यूनिक आएगी। देखो इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, 0 पर 0, फिर इस x के लिए ये, इसके लिए ये, ऊपर के लिए ये, उसके लिए ये, आगे तक देखो। तो हर x की वैल्यू के लिए इस इंटरवल में जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। यूनिक आएगी तो फंक्शन 1 1 हो गया, हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। दूसरी बात गाइस, दूसरी बात ये कि ये वैल्यू क्या है, -1, ये क्या है 1, यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज कवर हो गई, यानी कि -1 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें दे देगा अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें इसकी डोमेन को -π/2 से π/2 में, और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू भी बन जाएगा। आप लोगों को मेरी बात समझ आई, मैंने क्यों इसे रेस्ट्रिक्ट करा, ताकि मैं 1 1 बना पाऊं। 1 1 और ऑन टू बनाना क्यों है, क्योंकि इनवर्स डिफाइन करना है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं था। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे गाइस। ऑब्जेक्शन क्या करेंगे, भैया आपने यहां से यहीं तक क्यों चूज करा, यहां से लेकर यहीं तक क्यों चूज करा। अगर आप चाहते तो आप यहां से शुरू करते और यहां तक ले लेते, यहां से शुरू करते और यहां तक ले लेते। इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस आप कोई भी ले सकते हो, यही क्यों। तो इसका जवाब मेरे पास ये है, बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, आपको दिख रहा है कि बहुत सारी ब्रांचेस के लिए हम इसे 1 1 बना सकते हैं, और मैं कह रहा हूं अगर आप लेना चाहो ले लो, लेकिन मेरी बात सुनो, आप ले तो कोई भी सकते हो, लेकिन जो ये वाली ब्रांच है ना, जो ये पर्टिकुलर इंटरवल हमने चूज करा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि ये वाली ब्रांच स्टैंडर्ड है। इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हर बुक में हर टीचर ने अक्सर इसी ब्रांच को स्टैंडर्ड माना है, और इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ओनली फॉर साइन फंक्शन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी कि आई होप आपको बात समझ आ गई। अब आप ये सारा नोट कर लेना, ठीक है, और साथ साथ लिखते रहना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अब अगर मैं f डिफाइंड कर दूं, कब से किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, -π/2 से
π/2 तक। तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि -1 से 1 तक सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, और अब -π/2 से π/2 में x की कोई भी वैल्यू लो, 2x की वैल्यू के लिए एक y नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो आप यहां से स्ट्रेट जा रहा है, रिपीट कहीं होगा तभी तो y पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं -π/2 से π/2, ये हो गई डोमेन, और ये कोडोमेन क्या हो गई, -1 to 1। ठीक है, अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं जहां पर fx मेरा sin x हो, तो मैं कह सकता हूं कि क्लियरली f11 भी है और on2 भी है। इसलिए मैं यह भी कह सकता हूं कि f मेरा इनवर्टिबल भी है। अब आप लोग बोल सकते हो कि f -π/2 से π/2 की जगह आप ये भी ले सकते थे, -π/2 से π/2 की जगह आप इसमें π/2 से 3π/2 भी ले सकते थे। ठीक है, या फिर इसमें -π से -π/2 भी ले सकते थे। -π से -π हो गया ये -π, सॉरी ये 0, ये -π/2, ये सॉरी ये -3π/2 आएगा, -3π/2, -3π/2 हो गया। ये यहां से लेके अगर यहां तक लेते तब भी 1 1 रहता, बिकॉज हर x के लिए यूनिक y आएगा, और -1 से 1 में सब कवर भी हो रहा है। तो मैं कहता कि -3π/2 से π/2 भी ले सकते थे, ये सब ले सकते थे, इनको बोलेंगे अदर ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांच ही तो है, यहां से यहां तक ग्राफ की एक ब्रांच ही तो है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है ना, ये यार स्टैंडर्ड बन चुकी है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब ग्राफ का काम खत्म हो चुका है। ग्राफ में मेरे को यही समझाना था कि हम ब्रांच क्यों चूज कर रहे हैं, कैसे चूज कर रहे हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो मैं बोल रहा हूं इसको रब कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो आगे की बात। अब हमने इसकी कोडोमेन और डोमेन को एडजस्ट करके इस फंक्शन को बना लिया इन्वर्टिबल। क्या बना लिया इस फंक्शन को, इन्वर्टिबल बना लिया गाइस। इन्वर्टिबल बना लिया तो इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर इन्वर्टिबल ये फंक्शन बन गया तो मैं कह सकता हूं कि इफ f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, तो g भी एग्जिस्ट करेगा, जिसमें इन दोनों का रोल पलट जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है, आपको पता है इनवर्स की डेफिनेशन से। तो g एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 में, और कहां पर डिफाइन होगा, -π/2 से π/2 में, जहां पर gx क्या लेंगे हम, gx लेंगे साइन इनवर्स x। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? ठीक है, ध्यान से देखो कि ये अब डिफाइन हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसके इनवर्स के एग्जिस्टेंस में। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना, सीक्वेंस में रीड करना पड़ेगा, दोबारा थोड़ा समझने का बात है। अगर मैं कोडोमेन और डोमेन को उस तरह एडजस्ट कर दूं तो ग्राफ में मैं दिखा चुका हूं 1 1 और on2 बन रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर f है sin x ये, तो gx एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 से लेकर -π/2 से π/2। यही क्यों बता चुका हूं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और gx की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। अब नोट करने वाली बात, साइन इनवर्स x का बिल्कुल भी मतलब नहीं है 1/sin x। ये यार इनवर्स दिखाने का तरीका है, ये मैंने sin x की पावर -1 थोड़ी लिखा है। अगर मैं लिखता sin x की पावर -1 तो वो होता 1/sin x। ये इनवर्स दिखाने का तरीका है, आप लोग इसको 1/sin x मत मानना। दूसरी बात, अब आपके इनपुट में क्या आएगा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इनपुट में क्या डालते थे, एंगल डालते थे, आउटपुट में क्या आती थी, वैल्यू। अगर हम किसी चीज का इनवर्स डिफाइन कर दें तो इनपुट और आउटपुट का रोल पलट जाएगा, यानी कि जो आउटपुट होता था वो अब इनपुट बन जाएगा, जो इनपुट होता था वो आउटपुट बन जाएगा। क्लियरली देखो, हमने ये भी तो चेंज कर दिया। आपने नोटबुक में ये पोर्शन नोट करा होगा इससे पहले, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम x की वैल्यूज में क्या डालेंगे, हम डालेंगे हमारी वैल्यूज, और ये आंसर में क्या देगा हमें, एंगल्स। हमें आंसर में क्या देगा, ये एंगल्स देगा गाइस। और वो एंगल्स किस इंटरवल को बिलोंग करने चाहिए, -π/2 से π/2। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं साइन इनवर्स
1/2 किसके इक्वल होगा? साइन 1/2 किसके इक्वल होता है? साइन π/6 आपको पता है कि साइन π/6 क्या होता है? 1/2। तो अगर ये उधर ले जाऊं π/6 किसके हो जाएगा? किसके इक्वल? साइन इनवर्स 1/2 के। इनपुट में एंगल डाला, आंसर में क्या आया? एंगल आया। लेकिन ध्यान रखना अब ये एंगल पर रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है। इनपुट में तो हम कोई भी एंगल डालते थे बिकॉज आर से डिफाइंड था, आर से -1 to 1 में नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अब हमारा डिफाइंड है -1 to 1 में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो बिकॉज आपको पता है कि साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 के बीच में ही जाती है। इसलिए इनपुट में -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू आप डाल सकते हो। आपको पता है सारी बातें, 11th में सीखा था आपने कि साइन की और कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो इनपुट में हाफ डाला तो एंगल आ गया π/6। लेकिन अब एंगल पर रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ -π/2 से π/2 को ही बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि चाहे और ब्रांचेस हो सकती हैं लेकिन अब हम इसे स्टैंडर्ड बना चुके हैं साइन फंक्शन के लिए। -π/2 से π/2 हमारा स्टैंडर्ड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और हम कोशिश करेंगे सारे एंगल्स को इसी इंटरवल में लाना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स -1/√2 तो ये किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स -1/√2। अगर मैं बोलूं कि आपका -1/√2 कब आता है? अगर मैं बोलूं कि साइन -π/4 किसके इक्वल होता है? वो होता है -sin π/4। और साइन π/4 क्या होता है? -1/√2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि -π/4 मेरा किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स 1/√2 के इक्वल। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? -π/4। क्या वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? जी हां, कर रहा है। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इनपुट में वैल्यूज डालते हैं, आंसर में क्या आता है? हमारा आउटपुट आता है। ठीक है गाइस, सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो जिस तरह से साइन का हमने एनालिसिस करा, साइन फंक्शन का, हमने डोमेन कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके फंक्शंस डिफाइन करे, उसी तरह से कॉस का भी होता है, कॉस का भी ग्राफ होता है। और कॉस के ग्राफ में भी हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो 1/1 बन पाए, ऑन टू बन पाए, और हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट कराते हैं। अब जिस तरह से साइन का करा, सिमिलरली अगर f डिफाइंड है कॉस का, कॉस में अगर डिफाइंड है f, और इनपुट में वैसे तो रियल नंबर्स होता है, एंगल कोई भी डाल सकते हो रियल नंबर्स में से, लेकिन अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो एक ब्रांच चूज करनी पड़ेगी उस ग्राफ में से। अगर उस ग्राफ से मैं कोई ब्रांच चूज करता हूं और वो ब्रांच में चूज करता हूं 0 से 2π, यही क्यों करी भैया? क्योंकि ग्राफ में मैंने एनालिसिस करा, ग्राफ में एनालिसिस करके मेरे को पता चला कि 0 से 2π में ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को 1/1 होने से रोक दे। कोई भी वैल्यू x की दो वैल्यूज इस इंटरवल में से नहीं आएगी जिसकी y की वैल्यू 1 आए और फंक्शन 1/1 ना बने। तो इसलिए यही पर्टिकुलर इंटरवल चूज करा। क्या इसकी जगह कोई और इंटरवल हो सकता था? हाँ, हो सकता था। आप लोगों को पता है कि साइन और कोस के ग्राफ कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। सिमिलरली ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, सेम टू सेम। तो अगर मैं ये ब्रांच चूज कर सकता हूं तो पैरेलली मैं उससे नेक्स्ट ब्रांच भी चूज कर सकता हूं। तो इस ब्रांच से इस ब्रांच में आने का डिफरेंस पता क्या होता है? पाई का होता है। यानी कि अगर मैं इस इंटरवल में दोनों साइड पाई ऐड कर दूंगा ना गाइस, 0 + पाई और 2π + पाई, अगर मैं ये सीन कर दूंगा ना, तो पाई से 3π में भी इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग अगर कोस का ग्राफ देखेंगे, पाई से 3π में भी कुछ इस तरह का ही सीन होगा गाइस, इस तरह का। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए 2x के लिए एक y आ जाए। ठीक है, लेकिन इन इंटरवल से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे क्योंकि वही स्टैंडर्ड है। इस चैप्टर में हमने ये वाले इंटरवल्स फिक्स कर दिए हैं। आप लोगों को इनसे बाहर एकेडमिक्स में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 0 से 2π में हमने डिफाइन करा अगर, और आंसर किस में लेंगे हम? आंसर तो वही आता है ना -1 से 1 में। तो अगर fx = cos x है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये 1/1 और ऑन टू दोनों होता है। साइन के लिए समझा दिया,
बाकी के लिए आप लोग मेरी बात मान लो, क्योंकि समझाना था सिर्फ, यूज नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आते हैं इनवर्स फंक्शंस। तो अगर ऐसा है तो हम एग्जिस्ट करा पाएंगे कोई जी फंक्शन जहां पे आउटपुट इनपुट बन जाएगा, यानी कि आप -1 से 1 के बीच की वैल्यूज डालेंगे कोई, और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, लेकिन वो एंगल 0 से 2 पाई में मिलना चाहिए। और जी एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स एक्स का मतलब 1/cos x नहीं है, ये इनवर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको पता क्या बोलते हैं, इसको आर्क कोस एक्स भी बोलते हैं, और साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। यूज नहीं आएगा, कहीं लिखा हो तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ये दो फंक्शन हुए, ऐसे सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंज डिफाइन होती है। तो वो टेबल देख लेते हैं गाइस, टेबल वो आपको याद करनी है। अब देखो टेबल कैसी है, वो टेबल में हम लिखेंगे यहां डोमेन, रेंज और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिख लो या फंक्शन लिख लो, कुछ भी। बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की। डोमेन क्या है, इनवर्स है, तो इनपुट में वैल्यूज आएंगी, यानी कि जो नॉर्मल की रेंज होती थी वो इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या होगी, -1 से 1 में, ठीक है। रेंज क्या आती है इसकी, -π/2 से π/2 में। यही क्यों, यहां सिर्फ मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस मेंशन करने जा रहा हूं, और भी हो सकती हैं लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं, आप बस ध्यान रखो कि आंसर इसमें ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या देखनी है गाइस, हमें दूसरी चीज देखनी है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स के लिए फिर से डोमेन तो सेम होएगी साइन वाली, -1 से 1 में, लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 0 से 2 पाए में। सिमिलरली तीसरा देखो tan इनवर्स एक्स। tan x की रेंज क्या होती है, रियल नंबर्स। आपको मेरे नोट्स में ये सारी बातें लिखी मिल जाएंगी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज। tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है अगर रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स, यानी आप वैल्यूज रियल नंबर्स में से कुछ भी डाल सकते हो। आंसर किस में से आएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ये सारे इंटरवल्स कहां से आ रहे हैं, इनके ग्राफ्स को एनालाइज करा, और इन्हीं पर्टिकुलर इंटरवल्स में ये फंक्शन सारे tan x sin x cos x जो भी हैं वो 1 1 और on 2 बन रहे थे, और ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। इन्हें इन पर्टिकुलर इंटरवल्स को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स की रेंज अगेन रियल नंबर्स, लेकिन डोमेन अगेन रियल नंबर्स, जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 2 पाए। ये ओपन इंटरवल क्यों कर दिया, बिकॉज π/2 पर tan x डिफाइन नहीं होता, तो आउटपुट में π/2 कैसे आ सकता है, इनपुट तो नॉट डिफाइंड डालोगे तब आउटपुट π/2 आएगा, बिकॉज अगर इनपुट में π/2 डालो तो tan x आउटपुट में नॉट डिफाइंड देता है, लेकिन नॉट डिफाइंड कैसे डाल दोगे x की वैल्यू, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। अब अगर मैं बात करूं कोसेक इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो इनपुट में क्या आ सकता है, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है। ये कहां से आ रहे हैं, ये 11th क्लास में सब जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते थे साइन एक्स कोस एक्स, उनकी रेंज है, जो यहां पर डोमेन बन चुकी है, बिकॉज इनवर्स में रोल पलट जाता है। और इनकी जो डोमेन होती थी साइन कॉस टेन की, वो रेंज सेम क्यों नहीं है, बिकॉज अगर वो सेम लेंगे तो इन्वर्टिबल नहीं बन पाएगा, हमें इसे इन्वर्टिबल बनाना था ताकि इनवर्स डिफाइन हो सके, इसलिए यही पर्टिकुलर वैल्यूज ली हैं। टेंशन मत लो, याद मैं करा दूंगा, फिलहाल समझो। कोसेक इनवर्स ये हो गया r-1 से 1, लेकिन इसका आंसर किस उसमें आएगा इंटरवल में, इसका आंसर आएगा -π/2 से π/2 में सब वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 पर कोसेक एक्स, अगर कोसेक 0 हो जाए तो वो हो जाएगा 1/sin 0, यानी कि 1/0 जो होता है अनडिफाइंड चीजों को हम फंक्शंस में नहीं रखते, तो ये हटा दिया। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स जो हमारा लास्ट है, उसके लिए समझो जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर्स -1 to 1, और जो फाइनल होगा वो क्या होगा,
0 से 2 पाई में सारी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन π/2 नहीं ले पाओगे, बिकॉज π/2 पर cos की वैल्यू 0 होती है और sec होता है 1/cos। ठीक है, तो इसलिए हमें हटाना पड़ा ताकि अनडिफाइंड वाली चीजें ना हो। ये टेबल आप लोगों को अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करनी है और इसको याद भी करना है गाइस। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा किसकी डोमेन रेंज क्या थी, इसके बिना आपका चैप्टर नहीं चलेगा। तो ये टेबल आप लोग अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लो। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे नॉर्मली होता था sec x इक्वल्स टू 1/cos x, यहां पर sec इनवर्स x 1/cos इनवर्स x जैसा कोई रिलेशन नहीं होता। पुराने लॉजिक्स यहां पर मत लगाना, यहां के अलग फॉर्मूलाज हैं, अभी सीखेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये टेबल आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसको याद करने का कुछ तरीका ढूंढेंगे, कुछ रिलेट करेंगे चीजों को। ठीक है गाइस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको बेस समझ आया क्यों यही और किस तरह से इनवर्स फंक्शंस डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिग करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें से कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो यार, और अपना इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। तो चलो गाइस इस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।